एवरीवन। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो बॉटनी पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप फैकल्टी डेमो या फैकल्टी रिटन टेस्ट, स्टूडेंट डेमो किसी भी इंस्टीट्यूट में देने जाते हो तो बॉटनी में 15 to 20 ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे आपसे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं टॉपिकों से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आज उन्हीं टॉपिक्स में से एक टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने वाले साइंटिस्ट का नाम फ्रेडरिच मैस्चर था। ये एक स्विस साइंटिस्ट थे। इनके क्लिनिक में जितने भी पेशेंट आते थे उनके पस के सैंपल को ये माइक्रोस्कोप में स्टडी करते थे। पस के अंदर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी के कंपोनेंट्स होते हैं और वो डेड नेचर के होते हैं। तो जो डेड नेचर के डब्ल्यूबीसी थे वो सारे के सारे पस कंपोनेंट के अंडर द माइक्रोस्कोप उनको देखोगे आप तो सर्कुलर दिखता है। इन्होंने एक चीज उसके अंदर नोटिस की कि हर एक पस के सेल के मिडल में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है, उस टाइम उनको भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही जेनेटिक मटेरियल है और ये जेनेटिक मटेरियल है तो डीएनए के आरएनए है। उस टाइम कुछ भी नहीं पता था, बस इनको ये सेंटर में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखा था। इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नाम जो है ज़ेकारिस ने डीएनए दिया। सो द टर्म डीएनए वाज गिवन बाय ज़ेकारिस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल identification of this thread-like structure that is in later known as the DNA was seen by Friedrich Miescher। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसके बाद डीएनए के अंदर क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं ये आप लोगों को भी पता है। सिंपल सी चीज़ें हैं, फॉस्फेट शुगर होगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होता है, 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस पेयर होगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जो सबसे पहले एक्स-रे डिफ्रैक्शन को स्टडी करके डीएनए के एक डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन को दिया था, उन साइंटिस्ट का नाम है एस्टबेरे। इनके एक्शन डिफ्रैक्शन के स्टडी को कंफर्म किया था 1952 में विल्किंसन फ्रैंकलिन ने, कि जो भी स्टडी उन्होंने किया था वो सही था, जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पे इन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर को दिया था। और इसी की वजह से वाटसन और क्रिक को 1953 में डीएनए के मॉडल को इन्होंने डिज़ाइन किया और उसको एक्सप्लेन किया कि ये कैसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस पेयर कैसे अरेंज होते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर आपस में कैसे बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन स्ट्रक्चर इन्होंने एक्सप्लेन किया था। और इसकी वजह से विल्किंस, वाटसन एंड क्रिक गॉट अ नोबेल प्राइज इन 1962 फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए और इसकी स्टडी को डिटेल में करके और एक्सप्लेन करने के लिए इन तीनों लोगों को, तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था 1962 में। ओके, इसके बाद और सारी चीज़ें हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। जैसा कि मैंने आपको बताया एडेनिन और थाइमिन की बॉन्डिंग होती है, गुआनिन और साइटोसिन की होती है। एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। बीच में जो नाइट्रोजनस बेस पेयर ऐड होते हैं, जो जॉइन होते हैं, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सारे बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये डीएनए का डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको देखते हो तो इसमें आपको गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा एंड दिस बॉन्डिंग इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एडेनिन और थाइमिन के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पे जो सबसे कॉमन चीज़
देखने और समझने वाली है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन के प्रोसेस में एटी बॉन्ड के पास ही ओरी होता है। ओरी इज व्हाट, अभी हम लोग रेप्लिकेशन प्रोसेस में देखेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो द पॉइंट वेयर द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट, जहां से ओरी का प्रेजेंट होता है, वो नॉर्मली जहां बॉन्ड ब्रेकेज होता है वो ए और टी के बीच में होता है। ओके, ये बहुत कॉमन सी चीज है ध्यान में रखने वाली। फिर टाइप्स ऑफ डीएनए, कितने टाइप के डीएनए होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। 5 फॉर्म्स ऑफ डीएनए होता है, ABCD and Z फॉर्म्स ऑफ डीएनए। ABCD जो राइट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ZDNA जो होता है लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर होता है। इन सब के बीच, इन सब का जो अपना लेंथ है हेलिक्स का, पिच का डिफरेंट होता है। ओके, डीएनए के फंक्शन क्या होता है? डीएनए डायरेक्ट करता है बायोसिंथेसिस को एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। डीएनए सिंथेसिस ऑफ आरएनएस करता है, हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थे डीएनए के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली होता क्या है। रेप्लिकेट का मतलब होता है अपनी कॉपी बनाना। सो द डीएनए रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच द डीएनए मेक इट्स ओन कॉपी, और ये कॉपी बना के जो बनता है दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेटिंग प्रोसेस। आपने सेंट्रल डॉगमा पढ़ा होगा, सेंट्रल डॉगमा के बारे। सेंट्रल डॉगमा क्या है? 3 स्टेप्स का होता है एंड द होल 3 स्टेप कंबाइंड इन होना सेंट्रल डॉगमा। डीएनए से डीएनए का बनना इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। सो रेप्लिकेशन एक ऐसा इनिशिएटिंग प्रोसेस है जिसके एंड प्रोडक्ट में आपको, जिसका एंड स्टेप जो होता है रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन, दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस। सो प्रोटीन सिंथेसिस तभी होगा जब रेप्लिकेशन होगा। जब तक रेप्लिकेशन नहीं होगा तक ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, जब तक ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तब तक ट्रांसलेशन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीएनए रेप्लिकेशन अगर आप देखोगे सेल साइकिल के, तो एस फेज में आपको दिखेगा एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन, और ऐसे टाइम में ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाके डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। डीएनए और आरएनए ये 2 ऐसे जेनेटिक मटेरियल है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं और एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। हायर एनिमल्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लोअर में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके बाद रेप्लिकेशन प्रोसेस जो होता है आपका, जो रेप्लिकेटिंग प्रोसेस है, ये 3 डिजाइन पर्पस में होता है। ठीक है, इसको 3 Rs ऑफ डीएनए बोलते हैं। अब ये 3 Rs क्या है? फर्स्ट R स्टैंड्स फॉर रेप्लिकेशन, सेकेंड R स्टैंड्स फॉर रिकॉम्बिनेशन, एंड द थर्ड R स्टैंड्स फॉर रिपेयर। सबसे पहले रेप्लिकेशन होगा, फिर उसका रिकॉम्बिनेशन होगा, और उसके अंदर जो डैमेजेस हुए हैं उसका रिपेयर होगा। ओके, तो 1 बाय 1 हम लोग इन तीनों को अभी देखते हैं। दिस इज द सेंट्रल डॉगमा। डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना इज कॉल्ड वो ट्रांसलेशन। एक नीचे एरो में और रेड में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है। This reverse transcription normally occurs in prokaryotics, and somehow if the reverse transcription occurs in the higher vertebrate, तो ये म्यूटेशन कॉज करता है, और दिस लीड्स टू डिजीज, क्रॉनिक डिजीजेस हो सकते हैं। डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस हो जाएगा, तो ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑटो इम्यून डिजीजेज होगा जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह से हो सकता है, कार्सिनोजेनिक हो सकता है। सो इन केसेस ऑफ हायर एनिमल और हायर वर्टिब्रेट, दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज वेरी हार्मफुल इफ इट अकर्स। नॉर्मली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन केसेस ऑफ द प्रोकैरियोट्स, मेनली इन बैक्टीरिया। ओके,
अब रेप्लिकेशन हम लोग पढ़ेंगे दोनों अलग अलग। रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स कैसे होता है, रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स कैसे होता है। सबसे पहले रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए, इस बारे में हम फोकस करेंगे कि रेप्लिकेशन जो होता है एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है। ये सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पेरेंटल डीएनए जो है स्टोर रहेगा और जो डॉटर सेल होंगे दोनों कंबाइन करके 2 न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड द सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मीन्स हाफ, कंजर्वेटिव मीन्स टू स्टोर। तो जो भी हाफ जेनेटिक पार्ट होगा, जो पेरेंटल पार्ट होगा, वो तो स्टोर होगा ही होगा। जो न्यू थ्रेड फॉर्म होगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू थ्रेड एंड द पेरेंटल थ्रेड द डॉटर सेल और डॉटर सेल फॉर्म, एंड दिस इज कॉल्ड द सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ डीएनए। इसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल जो है हमको मिलता है मेसेल्सन एंड स्टार्क के एक्सपेरिमेंट में, जो 1958 पे उन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर हेवी आइसोटोप दैट इज नाइट्रोजन 15 के थ्रू किया था, और इससे प्रूव हो गया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है ये सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ओके, Now the first step in the replication is the initiation of replicating process. Replication का start होना जो है वो initiation, वो first process होता है। जब भी initiation होगा DNA synthesis के लिए तो एक particular site होता है जिस site पे initiation होगा, और जो जिस site पे initiation start होता है उस site को हम लोग ओरी बोलते हैं। ओरी is origin of replication, at that specific point the replication will takes place। ये प्रोकैरियोट्स के में सिंगल साइटेड होता है, यूकैरियोट्स में मल्टीपल साइट्स होते हैं, मतलब एट अ सिंगल मोमेंट देयर आर न्यूमरस साइट वेयर द रेप्लिकेशन अकर्स इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर एक सिंगल पर्टिकुलर साइट होगा जहाँ पे एट अ मोमेंट एक ही जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड डीएनए, वो ओरी पे बाइंड हो जाता है। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में डीएनए बाइंड होता है और इस प्रोटीन से कैसे डीएनए के डबल स्ट्रैंड को सेपरेट करते हैं। ऑलराइट, जैसे ही इनिशिएशन स्टार्ट होता है रेप्लिकेशन बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे डीएनए की बाइंडिंग होती है, इस स्पेसिफिक प्रोटीन की बाइंडिंग जैसे ही थ्रेड पे होगी, उस थ्रेड के बाइंडिंग के पर्टिकुलर साइट पे क्या होगा, वहां पे आपका बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ द डीएनए है, पेरेंट डीएनए है, डॉटर डीएनए है। इस पेरेंट डीएनए के थ्रेड्स जो है डॉटर डीएनए में ट्रांसफर हुआ है, एंड दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ डीएनए। ओके, नाउ हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। अगर आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा, वेट आई एम जस्ट जूमिंग इट। ओके, ये देखिए, ये डीएनए का डबल स्टैंडर्ड है। यहाँ पे आप देख रहे होगे सबसे ऊपर जो है डीएनए ए प्रोटीन बाइंड हुआ है। नाउ दिस इज ए स्पेसिफिक प्रोटीन जो ओरी के पास होता है, ओरी के पास जाके अटैच होता है। जब डीएनए ए प्रोटीन जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास जाके बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, जो डीएनए का डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वहाँ पे ओरी के पास से ये डिवाइड होगा, इट विल ब्रेक इनटू 2 पार्ट एंड इट विल फॉर्म व्हाट, रेप्लिकेटिंग फॉर्क फॉर्म कर देगा। अब रेप्लिकेटिंग फॉर्क फॉर्म करने पे क्या होगा, 2 रेप्लिकेटिंग फॉर्क फॉर्म होंगे। दोनों रेप्लिकेटिंग फॉर्क के जो स्टैंड होंगे 5:3 एंड 3:5 प्राइम, इन दोनों प्राइमों पे क्या है, एक पे लीडिंग स्टैंड होगा, एक पे लैगिंग स्टैंड होगा। लीडिंग स्टैंड इज ऑल्सो नोन एज अ कंटिन्यूस स्टैंड, वेयर इज द लैगिंग स्टैंड इज ऑल्सो नोन एज डिसकंटिन्यूस
स्टैंड। अब इसको थोड़ा ऊपर की तरफ देखते हैं। जब ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा देन यू विल बी गेटिंग अ रेप्लिकेटिंग फॉर्क। ऑलराइट, अब रेप्लिकेटिंग फॉर्क के आप 5 प्राइम पे अगर देखोगे लीडिंग स्ट्रैंड पे, तो यहाँ पे एक छोटा सा आरएनए प्राइमर लगा हुआ है। ये आरएनए प्राइमर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आरएनए प्राइमर ही वो चीज़ है जो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आरएनए प्राइमर जो है वो रेप्लिकेशन को इनिशिएट स्टार्ट करता है, ठीक है। इसके बाद आप आगे की तरफ देखोगे तो ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। देन यू विल सी दिस साइड, अगर आप इस साइड देखते हो ये एसएसबी है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। दिस आर द स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो होते हैं, ये सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये हेलिकेज एंजाइम है। अभी अगर आप हेलिकेज एंजाइम को देखोगे, हेलिकेज एंजाइम हमेशा और हमेशा जो है जो रेप्लिकेटिंग फॉर्क आपका बना हुआ है, रेप्लिकेटिंग फॉर्क जो है ये क्या है, थ्रेड की कटिंग हुई है तो ये फॉर्क जो है रिलैक्स हुआ है। नाउ इसके टेंशन को कम करने के लिए एंजाइम यूज होता है, दैट इज कॉल्ड टोपोआइसोमेर्स। टोपोआइसोमेर्स जो एंजाइम्स है वो रेप्लिकेटिंग फॉर्क के ऊपर जो टेंशन क्रिएट होता है ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ दिस पार्ट रेप्लिकेटिंग फॉर्क, उसके टेंशन को कम करने के लिए टोपोआइसोमेर्स एंजाइम इस्तेमाल होता है। और हेलिकेज जो होता है ये अनवाइंडिंग करता है। जब रेप्लिकेटिंग फॉर्क आपका यूं ओपन हुआ उसके बाद क्या है, एक आप एग्जांपल ले लो रोप का, ठीक है। अब रोप को स्टार्टिंग से आप खोल दो, नीचे वाले पार्ट को क्या करते हैं, नीचे वाले पार्ट को आप कहीं पे बाइंड कर दो। अब उसके बाद जैसे आप उसको स्प्रेड करोगे, ऐसे खोलोगे, तो खोलने पे क्या होता है, नीचे बहुत सारी कोयलिंग आपकी बनेगी। नाउ दैट कोयलिंग इज कॉल्ड द सुपर कोयल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर कोयल। ये चीज आपको समझ आ रहा होगा। ये लैगिंग स्ट्रैंड में जो है ये ओकाजाकी पीसेस और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं। ओके फाइन, नाउ विल go on to the next slide. DNA gyrase is a type of topoisomer that prevents supercoiling of DNA. ये डीएनए गायरेज जो होता है एक ऐसा टोपोआइसोमर होता है जो सुपर कोइलिंग ऑफ डीएनए को प्रिवेंट करता है। इसका क्या मतलब हुआ, सुपर कोइलिंग ऑफ डीएनए मैंने जैसे आपको बताया, जब डीएनए की ओपनिंग होती है रेप्लिकेटिंग फॉर्क के पास यूं ओपन होता है, उसके बाद जैसे जैसे ओपन होता है तो नीचे कोइलिंग्स बहुत ज़्यादा बनने लगती है, दैट सुपर कोइलिंग। अब उस सुपर कोइलिंग को रोकने के लिए डीएनए गायरेज का यूज़ किया जाता है। प्राइमर का सिंथेसिस हमेशा 5:3 डायरेक्शन में होगा। जब न्यू चेन फॉर्म हो जाएगा तो ये आरएनए को रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन न्यूक्लियोटाइड आर ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब न्यू चेन्स फॉर्म होते हैं तो उन चेन को फॉर्म होने में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म से हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोप्लाज्म में ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ट्राइफॉस्फेट कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के ट्राइफॉस्फेट होते हैं, DATP, DGTP, DTTP, these are the different type of triphosphate that is present in the nucleoplasm, and these triphosphate used as a nucleotide in formation of new chain. All right, अब न्यू चेन का फॉर्मेशन हमेशा 5:3 प्राइम डायरेक्शन में ही होता है। और ऐसे कंटिन्यूअस चेन जो बनेगा उसको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। जो सेकेंड चेन होगा वो सेंटर से फॉर्म होगा और वो टर्मिनल पॉइंट पे नहीं आएगा, और इसको डिसकंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। और दिस इज ऑल्सो नोन एज द डिसकंटिन्यूअस फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, ये स्मॉल सेगमेंट्स जो होते हैं, दिस स्मॉल सेगमेंट्स, इनको लैगिंग स्ट्रैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में होते नहीं, ये छोटे छोटे पीसेस में होते हैं। आज जो वो छोटे स्मॉल पीसेस होते हैं, दैट स्मॉल पीसेस आर, दैट स्मॉल सेगमेंट आर नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओके, और ये सारे के सारे
आगे जाके ज्वाइन हो जाएगा विद द प्रेजेंस ऑफ डीएनए लाइपेज एंजाइम और ये नए चेन को फॉर्म कर देंगे। ओके, अभी हम लोग जैसे अभी मैंने बताया कि न्यू चेन फॉर्म होने के बाद आरएनए प्राइमर को हटा दिया जाता है, एक्सिस्ट कर दिया जाता है। ये कैसे होता है इसके बारे में इस डायग्राम में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये न्यूली सिंथेसाइज डीएनए थ्रेड आप सबसे ऊपर देख रहे हो जो 3:5 प्राइम में है। यहाँ पे बीच में जो रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ दिस इज द आरएनए प्राइमर। जब ये सिंथेसाइज हो रहा था तो ये आरएनए प्राइमर प्रेजेंट था और डीएनए का एक टेम्पलेट नीचे प्रेजेंट है। जब धीरे धीरे ये प्राइमर न्यूली सिंथेसाइज डीएनए इलोंगेट होगा तो इलोंगेशन के बाद क्या होगा, जब ये ज्वाइन करेगा न्यूली सिंथेसाइज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, जब ये ज्वाइन करेगा तो इस ज्वाइन करने के लिए हमको डीएनए पॉलीमरेज 1 की हेल्प लेनी पड़ती है। एंड दिस टाइम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कम इनटू द एक्शन और ये सबसे पहले आरएनए प्राइमर को यहाँ से हटा के फिर ये जो है दोनों कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद क्या है सील हो जाएगा। अब थोड़ा सा जो स्पेस बचता है जो आरएनए प्राइमर को हटाने के बाद एक बहुत ही नैरो स्पेस बचता है, उस स्पेस को डीएनए लाइगेज जो है सील कर देता है और फिर फाइनली हमारा डॉटर डीएनए और पेरेंट डीएनए बन के एक न्यूली सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, अब ये न्यू चेन फॉर्मेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट एंजाइम ऑफ डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। प्रोकैरियोट में 3 टाइप के यूजेस होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। सबके अपने अलग अलग काम होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज 1 को। कोरेनबर्ग ने इसकी 1957 में डिस्कवरी की थी। ये जो है ऐसा एक्सोन्यूक्लियस काम करता है। अब आपको 2 चीज़ें बिल्कुल माइंड में रखना है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस क्या होता है। एक्सोन्यूक्लियस उसको बोलते हैं जब डीएनए के थ्रेड के दोनों साइड में से किसी एक साइड से कटिंग की गई हो और उस फ्रेगमेंट को अलग कर दिया गया हो, सो दैट इज कॉल्ड द एक्सोन्यूक्लियस। एक्सो मीन्स बाहर, एंडोन्यूक्लियस जब भी हम डीएनए के फ्रेगमेंट के बीच में कहीं से कट करके या सेगमेंट ऑफ डीएनए को निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड द एंडोन्यूक्लियस। सो डीएनए पॉलीमरेज 1 एक्ट्स एज अ और अ फंक्शन एज अ एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या करता है, ये आरएनए प्राइमर को डीएनए से सेपरेट करता है और जो गैप बचता है उसको फिल करने का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो होता है ये तीनों में सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन ये डीएनए के रिपेयरिंग में हेल्प करता है। कब हेल्प करेगा, जब डीएनए पॉलीमरेज 1 और 3 एब्सेंस होगा। सो इन द एब्सेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड द डीएनए पॉलीमरेज 3, the DNA polymerase second comes into action and it helps in repairing of the DNA. All right, okay. अब replication in eukaryotes. replication यूकैरियोट में प्रोकैरियोट के सिमिलर होता है, बस रेप्लिकेशन प्रोसेस जो होता है यूकैरियोटिक में वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बट द स्टेप्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जो मेन डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन के अंदर वो एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट। इन द केस ऑफ रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स देयर आर मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एंड द पॉलीमरेज आर यूज्ड or involved, whether as far as the prokaryotic replication is concerned, उसके अंदर जो है enzyme and polymerase कम यूज होते हैं as compared to the eukaryotics. Eukaryotics में mainly 5 different types of polymerase का यूज होता है और सबके अपने अपने अलग फंक्शन होता है। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है, रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करता है और इसी सिंथेसिस की वजह से ही रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है। डीएनए पॉलीमरेज बीटा दिस इज कंसर्न विद द रिपेयर, डीएनए रिपेयर को
में हेल्प करता है। डीएनए पॉलीमरेज गामा जो होता है ये रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो माइटोकॉन्ड्रियल का अपना डीएनए उसके रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। ओके, अब जो इम्पोर्टेंट डायग्राम है उसके हेल्प से आप समझ पाओगे बहुत अच्छे से। लेट मी शो यू। इसमें सबसे ऊपर आप देखोगे तो प्रीवियस ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द लैगिंग थ्रेड। ओके, नीचे जो है टेम्पलेट है लैगिंग स्टैंड का, ये जो है आरपीए जो है एक्सपोज्ड है, ये फ्रेगमेंट जो 3:5 प्राइम है ये एक्सपोज पार्ट है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, आरएनए प्राइमर है और एक कॉइल रिंग लाइक स्ट्रक्चर में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा प्राइमेज कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो इस सर्कुलर कॉइल दैट इज कॉल्ड पीसीएनए, अब इस पीसीएनए के ऊपर डीएनए पॉलीमरेज अल्फा प्राइमेज कॉम्प्लेक्स जो है अटैच होगा, ठीक है, और इस साइड आपका आरएनए प्राइमेज है। अब जब आरएनए डीएनए पॉलीमरेज अल्फा प्राइमेज कॉम्प्लेक्स इस पे ऐड हो गया तो आपने एक चीज देखा होगा, इसके नीचे स्टेप में जो है आरएनए प्राइमर और जो डीएनए है दोनों के फ्रेगमेंट ऐड होके स्ट्रैंड, जो न्यूली फॉर्मिंग स्ट्रैंड है उसकी लेंथ में जो है इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसके नीचे आप देखोगे तो ये एज अ लोडिंग सैंपल क्लैंप एक्ट करता है पीसीएनए और ये आरएफसी से ऐड हो जाता है। अब जब ये यहाँ पे ऐसा क्लैंप काम करता है, आप धीरे धीरे देखते जाओगे द नंबर ऑफ एक्सपोज्ड एरिया और द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द एक्सपोज्ड एरिया वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एक्शन में आता है और धीरे धीरे आप अगर डायग्रामेटिक व्यू पे देखते जाओगे तो जो ये आपका पीसीएनए है, ये पीसीएनए धीरे 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 कम होता जा रहा है और इसकी वजह से जो स्टैंड, जो न्यूली फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जो सिंथेसाइज हो रहा है, टेम्पलेट साइज इंक्रीज हो रहा है। आखिरी में इस साइड अगर आप देखोगे तो आरएनएस जो है एच और फिन1 ये पास में नैरो में आएंगे और यहाँ पे जाके इसको रिलीज करके विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज ये ज्वाइन हो जाएगा। इसमें भी सेम वही कंडीशन है जैसे प्रोकैरियोट्स में होता है, जो गैप होता है वो डीएनए लाइगेज फिल करके ये न्यू स्टैंड फॉर्म ऑफ डीएनए है और इसने डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना दिया। ओके, सो विल डिस्कस द न्यू वन। अब इसका दूसरा पार्ट जो है रिकॉम्बिनेशन है। रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा रिकॉम्बिनेशन के अंदर। ये 2 टाइप्स का होता है, एक होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन होता है, ये नॉर्मली इसको जनरल रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये नॉर्मली जो 2 डिफरेंट नॉट सिमिलर आइडेंटिकल्स होते हैं, जो सिमिलर आइडेंटिकल होते हैं उनमें होमोलॉगस recombination होता है। Best example of this is the recombination between the parental and maternal chromosome pairs. इसके व्यू में 3 डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स दिए गए हैं, हॉलीडे मॉडल, मिशेल्सन राडिंग मॉडल, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक मॉडल। नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? ये एक ऐसा रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी स्पेसिफाइड टाइप के क्रोमोसोम्स नहीं प्रेजेंट होंगे, सिमिलर आइडेंटिकल्स नहीं प्रेजेंट होंगे। ओके, और इसका एग्जांपल जो है ट्रांसपोजिशन टाइप है, जब भी एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ पीस ऑफ डीएनए को हम लोग ऑल्टरनेशन करके उसको एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो है मूव करवाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द जीनोम। और इसकी जो है एक मूवमेंट होता है एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोजिशन। और इसको सबसे पहले जो है डिस्कवरी करा था बारबरा मैकक्लिंटॉक ने 1950 में मेज में। ओके फाइन।
होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन का डायग्रामेटिक व्यू है, ये आपको थोड़ा इससे और अच्छे से समझ आएगा। इसमें क्या है, पेरेंटल क्रोमोसोम्स है, दिस इज अ पेरेंटल क्रोमोसोम्स। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो आप देखोगे सबसे ऊपर जो है ये कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट है, नीचे स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट है। अभी जब ये होमोलॉगस का रिकॉम्बिनेशन होगा, री मीन्स दोबारा, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइनिंग, व्हेन दे आर कंबाइनिंग बोथ टुगेदर। सो कुछ परसेंट इसका फर्स्ट से आएगा, कुछ सेकंड से आएगा और दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, and this will leads to the formation of what chromosome with DNA from both parent, दोनों parents के half of DNA genetic material आया है, and this is type of is the example of what homologous recombination, right? ये हॉलिडे मॉडल है। हॉलिडे मॉडल अगर आप देखते हो, वो हॉलिडे मॉडल के अंदर आप देखो सबसे ऊपर दो ए और बी है, ठीक है, ये स्टैंड है, डीएनए का स्टैंड है, ठीक है। अब ये टू होमोलॉगस डीएनए मॉलिक्यूल है, टू होमोलॉगस डीएनए मॉलिक्यूल, और ये सिंगल स्टैंड ब्रेक होगा, जहां से यहाँ ब्रेक हुआ वो क्रिस क्रॉस कर रहा है। अगर आप देखोगे तो क्रिस क्रॉसिंग हो रही है। क्रिस क्रॉसिंग का मतलब हुआ कि 50% एक थ्रेड जो है वो दूसरे थ्रेड, और दूसरे थ्रेड जो है वो पहले थ्रेड में जाकर दिस क्रिस क्रॉसिंग इज टेकिंग प्लेस, ओके। अब जब ये क्रिस क्रॉस हो रहा है तो ये हेट्रोडुप्लेक्स बनाता है। अब जब हेट्रोडुप्लेक्स बनाता है, अभी हमने जो थोड़ी देर पहले रिवाइज किया था कि उसमें क्या है कि जब ओरी साइड पे डीएनए ए अटैच होगा, फिर वहाँ पे क्या है, बबल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बबल के फॉर्मेशन स्टार्ट होने के बाद रेप्लिकेटिंग फॉर्क बनता है, ब्रेकिंग डाउन में दो रेप्लिकेटिंग फॉर्क बन जाता है। सिमिलरली इस केस में क्या है, होमोलॉगस के केस में क्या है, हॉलिडे मॉडल में जब धीरे धीरे आप देख रहे हो एक क्रिस क्रॉस हुआ, उसके बाद हेट्रोडुप्लेक्स बना, अब ये सेंटर से कट होगा, और जैसे ही कट होगा ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। दो पार्ट में स्प्लिट होने का मतलब कि ये 4 स्टैंड बना देंगे, ओके। और जब ये 4 स्टैंड बना देंगे तो ये 4 स्टैंड बना देंगे तो दोनों एक दूसरे के रिलेशन में आ जाएगा, और आखिरी में आप ये देखोगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये 2 रिकॉम्बिनेंट डॉटर डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म कर देंगे, ओके। डैमेज एंड रिपेयर ऑफ डीएनए के डैमेज होने के बाद इसकी रिपेयरिंग कैसे होती है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, एक हेरिडिटी नॉन मोलोपोसिस कोलन कैंसर, इसको HNPCC बोलते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कैंसर है जो कोलन में प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज जस्ट ड्यू टू द फॉल्टी मिसमैच ऑफ defective DNA. Mismatch or defective repairing of the DNA leads to the cause of these kind of hereditary cancers, okay. अब कितने टाइप के डीएनए डैमेज होते हैं। डीएनए डैमेज किस किस की वजह से हो सकता है, सिंगल बेस ऑल्टरेशन की वजह होता है, जैसे कि डीएमिनेशन में होता है, ओके, इंसर्शन और डिलीटेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन के उसमें अगर 2 बेसिस ऑल्टरेशन है तो वो यूवी लाइट इंड्यूस की वजह से हो सकता है। चेन ब्रेक्स की वजह से होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल और आयनाइजिंग रेडिएशन। ये फ्री रेडिकल मेनली कार्सिनोजेनिक होता है, और कार्सिनोमा के केसेस में सबसे ज़्यादा डीएनए डैमेज जो है इसी के थ्रू होता है, या एक्सेस एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, प्रोलॉन्ग रेडिएशन। फिर क्रॉस लिंकेज की वजह से भी होता है, डीएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल के बीच में अगर क्रॉस लिंकिंग हो गया, बेसिस ऑफ सेम और ऑपोजिट स्टैंड के बीच में हो गया, तो ये कुछ ऐसे कैटेगरी फैक्टर्स है जिसकी वजह से डीएनए डैमेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब इसके मैकेनिज्म क्या है, एक बार अगर डीएनए आपका डैमेज हो गया तो उसको दोबारा रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। डीएनए डैमेज होने के बाद बॉडी के पास वो कैपेबिलिटी, वो टेंडेंसी है कि वो दोबारा उसको रिपेयर कर सकता है, बट
डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है। अगर एक लेवल से ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो फिर उसको बॉडी रिपेयर नहीं कर पाता है, और जो रिपेयर नहीं हो पाता है दिस लीड्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर एज वी हैव डिस्कस द कोलन कैंसर एंड इनहेरिटेड कोलन कैंसर, ये उसकी वजह से होता है। अब इसके मेथड्स क्या है, कौन कौन से ऐसे मेथड्स है जिसकी वजह से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। जो पहला मेथड है वो बेस एक्सेशन रिपेयर। आप बेस को एक्सरसाइज कर दो, जो भी चीज़ें मिसमैच हुआ है उसको एक्सरसाइज करने के बाद जो है आप उसको हटा दो, सिंथेसाइज हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, न्यूक्लियोटाइड का एक्सेशन आप कर सकते हो, मिसमैच जो हुआ उसको आप रिपेयर कर दो, डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर होता है, ठीक है। इसके अलग अलग कॉजेज होते हैं, ओके। यूवी लाइट का एक्सपोजर होना डीएनए पे, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन केमिकल की वजह से, ओके, दीज आर द मेन कॉजेज। आयनाइजिंग रेडिएशन हो गया, सिंगल बेस पेयर में स्पॉन्टेनियस अल्टरेशन हो गया किसी केमिकल के चेंज होने की वजह से या रेडिएशन की वजह से, ओके। अब ये देखो आप कैसे मिसमैच हुआ है। डिफेक्ट को आपने रिकॉग्नाइज किया, वहाँ से अनवाइंड किया, वहाँ से आपका बबल का फॉर्मेशन होगा, कट करोगे, कट करने के बाद उसको एक्साइज कर दोगे, एक्साइज करने के बाद जो है ये अपने आप जो न्यूली सिंथेसाइज जो न्यूली प्राइमर है वो प्राइमर अपने आप जो है जब ग्रोथ करेगा तो देन दैट विल बी फॉर्म द न्यू डीएनए स्टैंड। न्यू एक्चुअली दैट न्यू मीन्स जो भी डिफेक्टिव पार्ट था उसको हमने कट करके हटा दिया, ओके। ये है मिसमैच रिपेयर का। कैसे मिसमैच, ये आप अगर 3:5 प्राइम में देख रहे हो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 5:3 प्राइम में ये डिफेक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। आप सिंगल स्ट्रैंड कट करोगे, आप उसको कट करोगे। नाउ दिस इज व्हाट एंडोन्यूक्लियस, मैंने आपको अभी समझाया था। एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, जब आप डीएनए के फ्रेगमेंट के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को दोनों साइड के बाद अंदर में किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को एक्सीज करके उसमें से आप डिफेक्टिव पार्ट को हटा देते हो या कोई भी फ्रेगमेंट काटते हो, दैट इज द एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ पे अंदर की तरफ प्रेजेंट है, तो हमने एंडोन्यूक्लियस से कट किया, कट करने के बाद उसको हटा दिया। अब हटाने के बाद क्या है, जब एक बार वो हट गया, एक्सोन्यूक्लियस की प्रोसेस से क्या होगा, with the help of presence of DNA polymerase ये ligase enzyme के help से growth करेगा and finally it will lead to the formation of new strand, that too without any error, okay। So अगर हम लोग रिवाइज करते हैं एप्लीकेशन को